सकते हैं, ऑनलाइन जो जुड़े हैं वो। एक छोटा सा ही प्रयत्न है इसका, क्योंकि हम लोग जो कल जो सीखे थे, आपको पिक्चर भी दिख रहा है उसमें, ये कैसे बनता है वो भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसे बनता है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं आंसर करने के लिए। यस। ચલો. यस। તો જો પૃથ્વીની આજુબાજુ દેખાય છે તે પૃથ્વીનું ચુંબક ક્ષેત્ર છે. हाँ અને જે સૂરજના કિરણો આવે છે हाँ એ આપણા તારામંડળમાં બીજા ગ્રહોમાં ઉપરથી પસાર થઈ જાય, પણ જે જ્યારે પૃથ્વીના ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં પછડાય છે, हाँ। ચુંબકીય ક્ષેત્રને કારણે તે ઉપરથી હલ્યા જાય છે અને જે સેન્ટર જે ઉત્તર ધ્રુવને આપણે દક્ષિણ ધ્રુવ કહીએ, हम्म। ત્યાં એની જે ઓરા બને છે ને ત્યાં પ્રકાશ લાઇટ પણ થાય છે. बहुत बढ़िया। એટલે આપણે આપણું જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર પૃથ્વીનું છે તો જેના કારણે આપણા જે સૂર્યના કિરણો પડે છે ને એનાથી આપણને રક્ષણ મળે છે. બરોબર, સરસ. 99.9%, 99.9% જે સૂર્યના કિરણો આવે છે પૃથ્વીને અથડાઈને ડાયવર્ટ થઈ જાય છે. સિર્ફ 0.0 સોરી 0.1% એ પૃથ્વીમાં સૂર્યના કિરણો આવે છે. બરોબર ને? એ બહુ મોટી વાત છે. સિર્ફ हेलो हेलो जनक भाई. हाँ एक जी। एक मिनट पहले से थोड़ा क्वेश्चन वाला. हाँ। ये स्टूडेंट्स अभी पीछे आए हैं थोड़ा. ठीक है। ठीक है. हाँ, जी. वो आगे आ सकते हैं और आगे आप आंसर भी कर सकते हैं जो चाहे तो। मेरे ख्याल से थोड़े से नजदीक भी आ सकते हैं। अब तो टेबल भी बीच में की रखने की जरूरत नहीं है, अभी तो फिलहाल तो हम है नहीं, तो वहां पर से थोड़ा सा आगे भी आ सकते हैं और वो लोग जवाब देंगे तो हम लोग सुनाई भी पड़ेगा। या फिर वैसे भी आप आगे आ सकते हो, है ना? थोड़ा सा आगे आएंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। तो पार्टिसिपेशन सबका मस्ट है, क्योंकि ये जो है वो नॉर्मल क्लास की तरह हम लेंगे। ठीक है। तो विपुल भाई ने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे वो किरणें जो है वो ऊपर से चले जाती है या नीचे से चले जाते हैं, और उसकी वजह से वो नॉर्दर्न लाइट या सदर्न लाइट्स भी बनती है और उसका ओरा बन जाता है। और वो हमारे अंतरिक्ष में जो हम लोग आकाश में देखते हैं नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, तो हम लोगों को इसका वेव्स दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। तो ये जो है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के जो वेव्स वो टूटते हैं, उसका परिणाम के स्वरूप आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन मतलब सूर्य की किरणें जो है वो आयोनाइज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर में उसके रंग में कलर में लगभग ग्रीन या ब्लू कलर के लाइट बनती है, और वो अंधेरे में भी, रात में के अंधेरे में भी दिखती है। हाँ, अगर मैं चेंज करूंगा यहाँ से तो आपको फिर से उसका लाइव वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे वो दिखती है। हम लोगों को जो इंडिया जो है वो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो जो इक्वेटर के बाजू में जो जाते हैं लाइंस, उसके बाजू में हम हमारा देश है, तो उसमें वो लाइंस नहीं दिखती है, वो लाइट्स नहीं दिखती है। ठीक है ना? वो सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही दिखती है। जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, वो जब टूटता है तब वो उसका चुंबकीय क्षेत्र ही ऐसे बना है कि वो ऊपर और नीचे ही उसका लाइट्स दिखने का प्रक्रिया बनती है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बनता कैसे है? चलो, अब ये कौन आंसर करेगा? चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की रक्षा करता है, समझ में आ गया। 99.9% जो है उसका रेस भी डाइवर्ट कर देता है। ओके, पर वो बनता कैसे है? तुरंत आ जाइए। फर्स्ट जो आ जाएगा वो उसको, मतलब हम लोगों को भी लगेगा कि नहीं हमारे बच्चे जो है वो तेज है, तुरंत आप आंसर कर लीजिए। उत्साह से करना है काम, है ना? उत्साह से और उत्सव से। ऑनलाइन में भी कर सकते हैं आंसर। क्या चीज है जो घूमती रहती है, उसकी वजह से वो चुंबकीय क्षेत्र बनता है? क्लास में से कोई भी ट्राई करिए।
क्लास में म्यूट है, मुझको सुनाई नहीं पड़ रहा है, शायद आप अगर बोलते भी होंगे तो म्यूट है। थोड़े से क्लास में आप इंटरेक्टिव रहिए, है ना, बहुत जरूरी है ये। हम लोग ये वन वे नहीं रखेंगे, हम लोग, मैं और शालिनी भी कहा था सेम चीज कि हम लोगों को साथ में इसमें इंटरेक्टिव रखना है। कौन आगे आना चाहेगा? बढ़िया, कौन? अर्जुन आया है। यस। हाँ, बताइए ये बनता कैसे है? ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बन का तो गया, तो बनता कैसे है वो थोड़ा सा बताइए। पृथ्वी में जो अंदर जो गर्भ में जो लावा है यस। उससे कदाच जो बनता है वो। कल थोड़ा सा ऐसे समझ में आया। बहुत बढ़िया। और वो घूमता है अंदर अंदर, है ना, सर्कल में घूमता रहता है। और अलग अलग विविध प्रकार से जो चक्र ऐसे चलते ही रहते हैं पृथ्वी के अंदर, पूरी पृथ्वी जो है उसमें चक्र चढ़ते रहते हैं। अच्छा, ये चक्कर जो चलते रहते हैं, वो उसका जो स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो फिर तो वो भी ऊर्जा का स्रोत है, वो भी सूर्य ही है। हमारे जो सूर्य है ना, उस टाइम पे जब ये ग्रह बने थे, तब उस टाइम पे ऑलरेडी इतने गर्म थे, और वो ठंडे हो के इतनी स्टेट में आ गए कि अभी वो नियंत्रित हो गए। और वो नियंत्रित है कि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, और उसमें फिर भी लावा जो है वो पिघला हुआ, लोहा है, निकल है, टिन है ना, आयरन है, ये सब पिघला हुआ है लावा। और वो सब अंदर घूम रहा है। और वो क्योंकि जैसे कि मोटर में या डायनामो में या जैसे कोई भी चीज में अगर कॉइल को खोल के देखते हैं, तो उसमें भी ऐसे कॉपर के वाइंडिंग्स होते हैं। और वही तरीके से सेम चीज अंदर पृथ्वी में है। ठीक है ना? बढ़िया अर्जुन, ठीक है। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओजोन की परत कितनी मोटी है? बहुत इजी आंसर ये तो। बहुत पतली तो है, इतना तो पता है, बट कितनी पतली है, मतलब कितना थिकनेस है उसका? जी सर, जो एक एक रुपए का सिक्का होता है ना, हाँ, उसके उतनी जितनी है वो उसका वजन, 3 गुना, उसका 3 गुना। उसका 3 गुना। हाँ, 3 गुना। इतनी ही परत है पूरी पृथ्वी के ऊपर। आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा एरो दिख रहा है आपको। ये स्ट्रेटोस्फियर की ओजोन जो है ना, वो उतनी ही परत, इतनी पतली है, जैसे कि आप पूरा, जैसे कि आप एक अनुमान करिए कि आपने एक बॉल लिया है, हाथ में एक बॉल लिया है। उस बॉल को आप एक पतली सी पेंट, उसको पेंट लगा दो, है ना, कोई भी बॉल ले लो और उसको ऊपर पेंट लगा दो। वो पेंट की जो परत, ऊपर की जो लेयर है ना, उतनी ही पतली है। अगर आप पूरी पृथ्वी के ऊपर देखोगे और उसके ऊपर अगर आप रंग लगाते हो, तो उतनी पतली उसकी लेयर है ओजोन की। और उसमें से सबसे घातक जो किरणें होती है, जो यूवीसी लाइट जो कहते हैं हम इसको, जो कैंसर को भी क्रिएट करती है, वो जो डीएनए हमारा है उसको भी चेंज करके तोड़ देती है। उसका जो डीएनए का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो तोड़ करके खराब कर देता है डीएनए। उसको रोक करके, यूवीबी लाइट को भी 95% रोक करके, और सिर्फ यूवी लाइट आने देता है, तो वो है हमारा ओजोन। ठीक है ना? तो आज भी उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ओजोन जो है वो बनता कैसे है। और ओजोन का मतलब है वो ऑक्सीजन के ही से बनता है। ओ मतलब ऑक्सीजन, तो उसका ओजोन का मतलब ये होता है कि वो ऑक्सीजन से ही बना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आंसर करना चाहेगा? शायद थोड़ा बहुत मैंने ही आंसर कर दिया है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है? अप्रोक्सीमेट याद है? पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन याद है किसी को?
अच्छा, इतना याद है कि पूर्णिमा के दिन जो है वो हार्वेस्ट करना चाहिए या उसमें उस टाइम पे कुछ भी चीज जो बोते हैं हम वो उस टाइम पे करनी चाहिए? वो तो उसी साथ लिंक होगा जगह आपको अगर क्लैरिटी हो जाएगा कि पूर्णिमा के दिन नजदीक होता है चंद्रमा या दूर होता है। किसने कल का वीडियो अच्छे से समझा था कि कल, तो उसमें उसको याद रहेगा। ऑनलाइन में कोई है आंसर कर सकता है? अवाज एकदम ओछो आवे छे भाई। अच्छा, भैया हम यहाँ पर तो ट्राई करते हैं एक बार और मैं देख लेता हूँ। हेलो। हाँ हितेश भैया, मैं हाँ मैं अभी एक करता हूँ ट्राई यहाँ से इंक्रीज करने की। हाँ, आयो आयो अवाज आयो थोड़ो। हाँ ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग देखते हैं तो पूर्णिमा के दिन में कितना डिस्टेंस है और अमावस्या के दिन कितना डिस्टेंस है पृथ्वी से और चंद्रमा से, कौन बताएगा? सर आवाज आ रही है? हाँ सर डिस्टेंस का मालूम नहीं, लेकिन आपने जो बोला था कि पूर्णिमा के दिन जो चंद्र होता है उसके गुरुत्वाकर्षण है वो, जैसे कि खेत में गेहूं है तो उसके ऊपर ज्यादा लगेंगे तभी निकालेंगे, और अमावस्या के दिन निकालेंगे तो कम हम्म लगेंगे। हम्म अमावस्या के दिन मतलब वो जो है वो दूर चला गया चंद्रमा, क्योंकि वो हाँ। ज्यादा डिस्टेंस है उसमें, है ना। और जब तक ज्यादा डिस्टेंस है, चंद्रमा दूर चला गया है, तो किसकी गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा काम करता है? पृथ्वी का। हाँ। ठीक है ना। अमावस्या के दिन आप समझ लो कि मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, तो उस टाइम पे आप कटाई करोगे तो उस टाइम पे आपको पानी का जो है वो न्यूनतम भाग जो है वो बीज में मिलेगा। मतलब आपका जो हार्वेस्ट करेंगे वीट का फॉर एग्जांपल, तो उसमें सबसे कम मात्रा पानी का होगा। इसका वजह से सड़ान जो है वो 20 to 30% सड़ान जो है वो जो होने वाली थी गेहूं के अंदर वो बच जाते। तो उसका मतलब ये आप अगर ध्यान से देखोगे तो बिजनेस माइंड जिसका होगा, तो उसका मतलब है कि सीधा 20% का प्रॉफिट अगर आप ज्यादा मात्रा में उसको बुआई करते हो। और अगर आप अमावस्या के टाइम में एक दिन अमावस्या के दिन या अमावस्या के दिन के बाद 2 दिन के अंदर ही आप पूरा हार्वेस्ट कर लेते हो, तो आपको जो बेस्ट जो है कोई भी सीड का जो बेस्ट जो है वो जो कठोर है, जितना भी कठोर है आप उसको सीड की फॉर्म में आप हार्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें सबसे न्यूनतम मात्रा में पानी होगा, जिसकी वजह से आपकी जो फसल है वो सड़ान जो है उससे बच जाएगी, है ना। और बोने का काम कब करना चाहिए? उसका ऑपोजिट। क्यों ऑपोजिट? क्योंकि तब चंद्रमा जो है वो बाजू में आ जाए तो पूर्णिमा के आजू बाजू जो है वो आपको बुआई करनी चाहिए, ताकि जो ग्रेविटी जो है, जो चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी एक्टिवेट करता है। तो पानी का जो लेवल है वो ऊपर रहता है, सतह के ऊपर ही रहता है, पृथ्वी के ऊपर रहता है। तो उसकी वजह से जो एक तरह का न्यूट्रिशन जो है, डेवलपमेंट जो है, रूट्स का छोटे छोटे कण जो ऐसे रूट्स के निकलते हैं उसको सहायता देता है, उसको भेज चाहिए। तो भेज का टाइम में आप उसको देख लीजिए, पूर्णिमा के आसपास आप उसको प्लांटिंग करेंगे तो फुल मून के टाइम पे हम लोग कह सकते हैं, फुल मून के आजू बाजू हम लोग प्लांटिंग करेंगे तो क्या होगा, उसमें पानी ज्यादा रहेगा सतह के ऊपर, तो वो बीज को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन करेगा कोकोस को अंकुरित होने में। क्लियर है ये बात? बहुत इजी है इसमें समझने में। फुल मून के टाइम पे प्लांटिंग करना है और हार्वेस्टिंग करना है, तो सीड जो अगर है ना, तो उसकी कठोर जो है उसका हार्वेस्टिंग करना है अमावस्या बस अराउंड के टाइम। ठीक है, ये तो बहुत इजी था, सिंपल था। मुझको लगता है कि ये तो बहुत आपका भाई तो सेट हो गया होगा माइंड में। ठीक है ना। आपकी जानकारी के लिए एग्जैक्टली मैं आपको आपको नंबर दिखा देता हूँ। ये जो फुल मून होता है पूर्णिमा के टाइम में, तो 3,50,000 लगभग 55,000 किलोमीटर होता है, नजीक आ जाता है टाइम उस टाइम पे पूर्णिमा के टाइम। और लगभग अमावस्या के टाइम पे 4,05,000 किलोमीटर, 5-6 हजार किलोमीटर उतना दूर होता है, थोड़ा सा लगभग 50,000 किलोमीटर दूर हो जाता है। ठीक है ना। और यही सब छोटी सी छोटी चीजों की वजह से ये पूरा का पूरा एक्टिवेट होता है। पेड़ों के पास
हृदय जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे घूम रही है, तो ये जो न्यूट्रिशन का मूवमेंट है, साथ में पानी का जो मूवमेंट है, वो उसमें बहुत सारा अहम भूमिका निभाता है। हमारा जो चंद्रमा है वो और पृथ्वी का जो रोटेशन है उसके साथ एक तरह का तालमेल व्यवस्था के लिए ये सब चीजें हो रही है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात समझने में। ठीक, चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज किसी को कोई प्रश्न हो इसके बारे में तो हम लोग 1 मिनट रुक जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान प्रश्न थे इस बार, है ना, और सबको जानकारी भी और रिवीजन भी हो गया एक तरह से। चलिए, तो मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड बनाता हूं। ओके, तो जितने भी हिमखंड जो है नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, हम लोगों ने ये जानकारी लेना चाहते थे कि ये एक वीडियो में प्ले करता हूं। जितना भी ऊपर के सतह पे, ऊपर पृथ्वी के नॉर्थ की साइड में कैसा दिखता है उसको पहले हम समझ लेते हैं। लैंग्वेज के ऊपर फोकस मत करना, मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा, है ना। हम लोग सिर्फ उसको वीडियो को देखते हैं और उसमें से समझने की कोशिश करेंगे। In 1978, satellites began continuously observing the polar regions, and the dynamic beauty of the Arctic sea ice was revealed. What we expect to be a solid mass of ice is actually in constant motion. As researchers continue to seek a deeper understanding of this region, new information about how sea ice changes is coming to light. In this animation, we're taking Arctic sea ice into the third dimension. Here, we're looking at the ice age, which is an indicator of thickness. Generally, older ice is thicker ice. That's the voice of Dr. Walt Meyer, senior research. यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए दिखाना चाहता हूँ, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर थोड़ा सा दब गया है। मैं देखता हूँ उसको, अगर पॉसिबल है तो फुल स्क्रीन कर दें। हाँ, ये जो डेट है ना उसके ऊपर ध्यान देना। और ये जो हिमखंड है जो ऊपर जो नॉर्थ पोल में है, आप देख सकते हो, ये अलास्का है, ये अमेरिका का नॉर्दर्न पार्ट है, ये ग्रीनलैंड है। तो यहाँ पर जो है वो बर्फ के हिमखंड जो होते हैं वो लगभग कितने बड़े होते हैं पता है? ये कम से कम 10-10, 20-20 मंजिल ऊंचे होते हैं। ठीक है, और तो और इसमें जितना भी आपको ऊपर दिखता है उससे डबल गुना ज्यादा, है ना, नीचे होता है। जो आपको ऊपर दिखता है उससे डबल या उससे 3 गुना नीचे होता है। तो इसकी जो हालत है वो क्या हो रही है, और उसका मेन कारण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हमारी पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड का जो बढ़ना जो है वो हो गया है। और उसका कारण भी हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, गाड़ियां का जो एग्जॉस्ट है, और बहुत सारे मीथेन गैस के जो भी रिलीज कर रहे हैं हम लोग, एनिमल फार्मिंग जिसको कहते हैं। एनिमल फार्मिंग मतलब मांस खाने के लिए, मांस लोग खाते हैं, उसकी वजह से वो एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल्स को रखते हैं, तो बहुत सारे जंगल को काट करके उसको वहां पर एक जगह बना देते जानवरों के लिए। तो उसकी वजह से बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस निकलता है। तो ये तीनों चीज, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, गाड़ी का धुआं, किसी का माइक शायद ऑन है, म्यूट कर दीजिए प्लीज, और तीसरी जो है वो मीथेन गैस फ्रॉम एनिमल फार्मिंग, मांस मिट्टी खाने के लिए ये जो हम लोगों ने फार्म्स बनाए हैं मांस के लिए, तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस, जो गोबर में से गैस निकलता है वो गैस एक ग्रीन हाउस गैस होता है। इसका मतलब है ये कार्बन का जो पार्टिकल्स है वो ऊपर जाकर के एक परत बना देता है, जिसमें से सूर्य की किरणें आते हैं अंदर, लेकिन वापस बाहर चले नहीं जाते। तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है हम लोग देख सकते हैं। आप फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैसे यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ये जो बड़ी परत है वो कैसे पतली होती जा रही है। डेट के ऊपर ध्यान दीजिए प्लीज। In 1978, satellites began continuously observing the polar regions, and the dynamic beauty of the Arctic sea ice was revealed. What we expect to be a solid mass of ice is actually in constant motion. As researchers continue to seek a deeper understanding of this region,
New information about how sea ice changes is coming to light. अभी देखना, अभी स्पीड में जाएगा. In this animation, we're taking Arctic sea ice into the third dimension. Here, we're looking at the ice age, which is an indicator of thickness. Generally, older ice is thicker ice. That's the voice of Dr. Walt Meyer, senior research scientist at the National Snow and Ice Data Center. What you see in this animation is the ice pulsing out and in with the seasons. In winter, the ice grows out and expands outward. In summer, it contracts inward as it melts. ये बहुत महत्वपूर्ण एक इंफॉर्मेशन है कि विंटर होता है, मतलब जब ठंड होती है तब वो आइस जो है वो एक्सपांड होती है, और जब गर्मी होती है तब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. तो ये आप देखते हो कि एक तरह से एक मतलब एक तरह का हार्ट की तरह मान लो वो होता है, एक्सपांड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. हर साल में एक बार एक्सपांड हो जाता है, बर्फ की परतें बड़े हो जाती है जब ठंड होती है तब, अब जब फिर से उनाड़ा आता है, गर्मी आती है, तब फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बर्फ पिघल करके वापस वो आइस शीट जो है वो छोटी हो जाती है. अब ये जो इंडस्ट्रियल एज के टाइम पे, अभी ये जो 1990 के टाइम पे आप लोग देख सकते हैं कि बर्फ कितना है. अब आप इसको आगे सिर्फ ऑडियो को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, इनफेक्ट मैं म्यूट ही कर देता हूँ यहाँ से. आप सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि वो क्या हो रहा है. ये जो व्हाइट कलर है ना, वो बड़े बड़े हिमखंड है जो आपको मैंने दिखाया, 10-15 मंजिल ऊंचे जो हिमखंड है, उसका क्या हालत हो रहा है. आप देख सकते हैं अमुक हिमखंड जो है वो यहाँ पर से चले ही जा रहे हैं, यहाँ से छोड़ करके, इस एरिया को छोड़ करके नीचे चले जा रहे हैं. और ये जो है पानी जो है वो बर्फ था, इतना ऊंचा बर्फ थे, बड़े बड़े हिमखंड थे, वो पिघलते ही जा रहे हैं. राइट, आप देख सकते हैं उसमें एरो में कैसे निकल से पिघल से जा रहे हैं, और ये समुद्र के जो स्तर है उसको बढ़ाते जा रहे हैं. ये 97 ईयर में आ गए हम, 1997 में आ गए हम. आप देख सकते हो कि कैसे बर्फ के अंदर बीच में होल होने लग गए, जैसे कि कैसे दांत के अंदर कीड़े लगते तो उसमें एक तरह का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर दीजिए. तो ये एक तरह का होल्स बन गए हैं इसमें. आप देख सकते हैं कैसे इसमें होल्स, अब ये पूरा का पूरा टूटने की कगार पे आ गए हैं. 2002 में हम हैं, आप देख सकते हो कैसे छोटा होता गया है. विंटर आ रही है, बर्फ बन भी रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े हिमखंड थे, वो जो व्हाइट कलर ज्यादा है वो कम होता जा रहा है, और छोटे छोटे परतें जो है बर्फ की वो ही रह जाती है, और वो तुरंत पिघल भी जाती है. ये देख सकते हैं बड़े बड़े हिमखंड जो है वो टूटते जा रहे हैं, टूटते ही जा रहे हैं. और जो ऊपर नॉर्थ में जो रहा है वो ऑलमोस्ट चला गया है ना. जितनी भी बर्फ पड़ते थी वो ऑलमोस्ट विंटर के टाइम पे भी अब बन नहीं पा रही है. अभी 2009 में आ गया, 2010, शायद ही 2020 तक का भी इसके पास डेटा नहीं होगा. हम लोग देखते, देखो कैसे कितना वाइट जो था हमारी पृथ्वी में, जो हिमखंड बड़े बड़े थे वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गए. राइट, और ये सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं ना, जो विकास के नाम पे जो हम लोग पृथ्वी के साथ शोषण कर रहे, जो जंगल काट रहे जमीन को उपयोगी करने के लिए, या फिर केमिकल्स हम लोग हवा में छोड़ रहे, या गाड़ी का पोल्यूशन, एक एक घर पे 2-2 गाड़ियां खड़ी रहती है, इसका जो परिणाम जो है वो छोटी छोटी बातें जो है आप देख सकते हैं. दोनों के वजह में फर्क क्या है. ये 84 में है, 1984 में कितना बर्फ का जो भंडार था वो कितना था, और ये 2016 में कितना है. अभी तो उससे ज्यादा होगा ही नहीं, इससे कम ही होगा. ये जो 2016 में है ना, उससे कम ही होगा. अब आपको ऑब्वियसली ये न्यूज में देखा ही होगा कि कितना सारा बहुत सारी उसमें बारिश हो रही है सब जगह पर, हर एक देश में, हर एक सिटी में ये बारिश का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया. तो आपको ये रीजन समझ में आया होगा कि ये एक मेन रीजन है उसका, जो कि वाष्पीकरण जो है वो पूरी पृथ्वी में बढ़ गया है. और वो बढ़ने का कारण मैंने आपको समझाया, 3 मेन रीजन है उसके. इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स जो है वो, इंडस्ट्रीज में जितने भी पोल्यूटेंट्स है, दूसरा जो है वो एग्जॉस्ट फ्यूम्स है, और तीसरा जो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो बढ़ते जा रही है, एनिमल फार्मिंग और इससे सब चीजें कर रहे हैं उसकी वजह से. तो ये तीनों चीज जो है वो अंतरिक्ष में जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखने का काम करते थे पेड़, और उसको केंद्रित करके उसमें ऊर्जा को पकड़ करके उसको नीचे कोयले की तरह रह जा गया था, उसको रखा गया था वहां पर पृथ्वी के गर्भ के अंदर, कोयले और ऑयल की तरह रखा गया था. उसको ही, दोनों ही चीज को हम निकाल के
ऊर्जा के स्रोत मान करके हम लोग पूरा का पृथ्वी को असंतुलित कर रहे हैं। और असंतुलित करने के परिणाम में हम लोग क्या हो रहा है, बहुत सारा माइग्रेशन, लोग जो है वो जहां पर रह रहे उसको जगह पर से हट करके दूसरी जगह पर रहने के लिए उसको अनिवार्य हो जाएगा। बहुत कम सालों में आप देख पाएंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो जहां पर रह रहे उसका होमलैंड कहते हैं उसको, वहां पर नहीं रह पाएंगे क्योंकि अनुकूल ही नहीं होगा। बहुत सारी बारिश आ रही, बहुत सारे बाढ़ आ रहे, तो उसकी वजह से वो वहां पर रह भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो हम लोग ये फिर से मैं शेयर कर देता हूँ एक बार, ताकि हम लोगों को ये एक बार समझ में आ गया कि हम लोग सिर्फ साइकिल्स को समझ करके एक मुद्दा उठा ले कि हम लोग ये क्यों सब चीजें करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ हेतु होना चाहिए, कुछ रीजन होना चाहिए। कोई भी चीज हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा वो भी हमको समझना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात ये कि जब ये व्हाइट कलर का होता है, जो हिमखंड व्हाइट कलर का होता है, तब उसमें सूर्य की किरणें जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है ना। बट जब वो पिघल जाता है तो वो आजू बाजू का जो पानी जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, वो डार्क कलर का होता है। इसका मतलब ये जो पिघल जाता है तो और भी ज्यादा तेज स्पीड में ये पिघलता ही जाता है, क्योंकि आजू बाजू जो है वो ब्लू कलर का पानी, तो वो उसको और भी ज्यादा फास्ट पिघला देता है। तो इसको रनअवे साइकिल कहते हैं। मतलब एक साइकिल चल रही है, वो ढलान में जा रही है, और वो ढलान में जा रही है और वो ब्रेक उसमें काम नहीं करेगी, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो इंक्लिनेशन जो है, वो स्लोप जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। एक बार ये बर्फ के बड़े बड़े हिमखंड जो है वो टूटने लगेंगे तो उसका जो परिणाम है वो हम लोग उसको रोक नहीं पाएंगे। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स जो नीचे उसका एसिडिक वैल्यू जो है वो बढ़ाता जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है तो बहुत सारी एसिड रिलीज करता है, और वो एसिड की वजह से क्या परिणाम होता है कि जो चीज ऐसे दिखती थी पहले, इसको कोरल रीफ्स कहते हैं, इसमें बहुत सारी मछलियां और सूक्ष्म जीवाणु जो दरिया में रहते हैं, वो सब चीजें अभी नष्ट होकर के ऐसे होने लग गई है। तो ये कोरल रीफ्स का एक पिक्चर है जो रिसेंटली वहां पर से लिया गया है, और ये सब जगह पर हो रहा है क्योंकि एसिडिक होता जा रहा है। जो दरिया होता है वो एसिडिक होता जा रहा है। जितना भी बारिश हो रही है वो सब जो धुआं होता है वो नीचे जा रहा है, और वो एसिड फॉर्म में ये सब चीजों को मार दे रहा है। मेरी बात पहुंच रही है सबको? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। Conservatives are hoping new अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 8 लाख साल पहले, ये आप लिख सकते हो 8 लाख साल पहले कितना कार्बन था, वो उतना पार्ट्स पर मिलियन था। ये ग्राफ देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल पार्ट्स पर मिलियन, मतलब हवा में कितना कार्बन डाइऑक्साइड था, वो 260 तक ही था मैक्सिमम। 7 लाख साल पहले वो ऊपर नीचे होता ही है। ऊपर नीचे होने का क्या कारण है? क्योंकि वो जो है पृथ्वी जो है वो उसमें विंटर और समर, उनाड़ो और सियाड़ा वो आता ही रहता है कंटिन्यूसली, तो इसकी वजह से ऊपर नीचे होता रहता है। और 5 लाख साल पहले, 4 लाख साल पहले, 3 लाख साल पहले लगभग एक तरह का लेवल ही पकड़ा था उसने। पर जब 1950 आया, ये साल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं ना, हम लोगों ने बहुत सारा आधुनिक साइंस की टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोगों ने बहुत सारे आविष्कार किए, तो उसके बाद पृथ्वी के ऊपर जो कार्बन का लेवल है जो संतुलित था इतने लाखों साल तक, आप देख सकते हैं 8 लाख साल पहले भी कितना संतुलित था, वो जो है वो अभी इतना बढ़ता जा रहा है कि लगभग डबल से ऊपर चला गया है। 480 पार्ट्स पर मिलियन तक अभी पहुंच रहा है लगभग। 2025 में यहाँ पर लिखा है कॉन्सेंट्रेशन इज अबव 420 पार्ट्स पर मिलियन। मतलब ये जो प्री इंडस्ट्रियल एज से पहले जी इतना भी कार्बन कभी भी एटमॉस्फेयर में था नहीं। उससे पहले तो होगा, लाखों करोड़ों साल पहले होगा शायद, कार्बन इतना ज्यादा मात्रा में होगा ही, लेकिन जो पेड़ पौधे ने इतना श्रम किया उतने व्यवस्था बनाने के लिए, उसने एक अच्छा पर्यावरण बनाया हमारे लिए, हमको जीने के लिए। देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग अभी जिंदा है क्योंकि अनुकूल वातावरण था पहले। ठीक है ना। हमको ये समझना पड़ेगा कि अनुकूल वातावरण था इसलिए हम लोगों का उत्पाद हम लोग एग्जिस्टेंस में आए हैं।
अगर ये वातावरण ही फिर से खराब हो गया, अगर ये इतना सारा कार्बन का लेवल पार्ट्स ऑफ मिलियन इतना बढ़ गया है, डबल हो गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा पेड़ के नीचे जो जमीन है उसको ही हम खराब कर रहे हैं, और हम लोग इसके ऊपर फिर कैसे सही से खड़े हो पाएंगे? क्योंकि हमारा जो बेस जो था, हमारा जब हम जन्म जन्म लिया था, हमने हमारी जात ने, हमारा डीएनए जो उसने व्यवस्था जो थी उसके लिए, उसके लिए अनुकूल वातावरण जो था, तब वो पार्ट्स पर मिलियन कितना था? लगभग 300 पार्ट्स पर मिलियन के ही अंदर हम लोग का एग्जिस्टेंस में हम लोग आए हैं। जो कहते हैं ना, बंदर से प्रजातियां बढ़ती गई, विकसित होती गई, फिर मानव आया। तो मानव कब आ पाया? जब हम लोग 300 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन जब पृथ्वी में था, तब इतना हो पाया। लेकिन अब क्या हो रहा है? अभी वही चीज जो है वो डबल होती जा रही है, लगभग 450 तक ही टच करेगी, और वो जब पहुंचेगा तब क्या हो जाएगा? पृथ्वी में जितने भी हिमखंड जो है वो पूरे के पूरे मेल्ट की तरफ चले जाएंगे, और जब वो मेल्ट होते जाएंगे तब क्या होगा? ये सब परिणाम जो है वो नेचुरली, जो हमने कल भी बताया था आपको, कि जो फिश जो है, खास करके जो ऑक्सीजन का काम करती दरियाई घास है, जो ऑक्सीजन को बनाती है, वो सब चीजें को व्यवस्था, ये घर थे उसके, फिश के जो घर थे वो सब नष्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मछलियां रह नहीं पा रही है। जब मछलियां रह नहीं पाएगी तो बड़ी मछलियां रह नहीं पाएगी, जब बड़ी मछलियां रह नहीं पाएगी तो वो जो न्यूट्रिशन है, जो खुराक है, वो मूवमेंट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये सब दरियाई घास जिंदा है अभी। तो बहुत सारी चीजें इसके साथ लिंक्ड है, कैसे एक पोल्यूशन करने से क्या क्या चीजें हिलडुल रही है, और कैसी वजह से बहुत सारा चीजें इम्बैलेंस हो रही है। इसके लिए मैंने आपको ये स्लाइड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी को कोई प्रश्न हो तो हम लोग एक प्रश्न ले सकते हैं, फिर हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं एक वीडियो लेना चाहता हूँ अभी, जो आपको समझाए कि कार्बन डाइऑक्साइड एग्जैक्टली है क्या। पृथ्वी सीमित है, इसलिए पदार्थों का बार बार उपयोग और पुनर्चक्रण करना पड़ता है। आवाज आ रही थी इसमें एनिमेशन में? कोई मुझको बताए ऑनलाइन में से, आपको हिंदी में आवाज सुनाई पड़ती? ओके, बढ़िया, तो मैं प्ले करता हूँ फिर से। तो आपके अंदर मौजूद परमाणु कभी हवा, मिट्टी, पानी और चट्टानों में थे। इन परमाणुओं का उपयोग डायनासोर से लेकर ब्रोकली के पौधे और अब्राहम लिंकन जैसे अनगिनत जीवों ने भी किया है। और आपके जाने के बाद वे दूसरे जीवों या पर्यावरण का हिस्सा बन जाते हैं। पदार्थों के इस पुनर्चक्रण को पोषक चक्र कहा जाता है, और विभिन्न तत्वों के लिए कई अलग अलग पोषक चक्र होते हैं। आज हम कार्बन चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्बन तत्व पारिस्थितिक तंत्र में घूमता है। पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए कार्बन चक्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवों के लिए आवश्यक प्रत्येक कार्बनिक अणु को बनाने के लिए कार्बन की आवश्यकता होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड शामिल है। चूंकि कार्बन इतना आवश्यक है, इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कार्बन पर आधारित है। कार्बन के बिना सचमुच कोई जीवन नहीं होगा, जैसा कि हम जानते हैं। इसलिए कार्बन चक्र वास्तव में एक महत्वपूर्ण चक्र है। आइए इसे समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो हमारे वायुमंडल का एक छोटा प्रतिशत बनाती है। फिर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 ग्रहण करते हैं और इसका उपयोग ग्लूकोज और अन्य कार्बनिक यौगिक बनाने में करते हैं। इस प्रकार पौधे बढ़ते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन को सहारा देने वाले भोजन का निर्माण करते हैं। ध्यान दें कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं और कार्बन का उपयोग ग्लूकोज जैसे कार्बन अणु बनाने में करते हैं। पौधे इन कार्बन यौगिकों को तोड़कर ATP बनाते हैं, जो जीवों द्वारा कोशिका श्वसन नामक प्रक्रिया में उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख ऊर्जा अणु है।
श्वसन से CO2 उत्पन्न होती है जो वायुमंडल में वापस छोड़ी जाती है। आपने देखा होगा कि कार्बन परमाणुओं के वापस वहीं पहुंच जाने के बाद से हमने चक्र पूरा कर लिया है। लेकिन कार्बन परमाणुओं के लिए यह एकमात्र रास्ता नहीं है। कुछ कार्बन परमाणु पौधों में लंबे समय तक संग्रहित रहते हैं और अन्य जानवरों और अन्य उपभोक्ताओं के शरीर में चले जाते हैं। जब भी कोई जीव दूसरे जीव को खाता है तो कार्बन खाने वाले के शरीर में चला जाता है। इस कार्बन का उपयोग जीवों के शरीर को बनाने वाले कार्बनिक अणुओं के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग श्वसन में ATP ऊर्जा बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जिसकी जानवरों को कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है। जानवरों के श्वसन से भी CO2 उत्पन्न होती है, जिसे जानवर वापस वायुमंडल में या यदि आप जलीय जीव हैं तो पानी में छोड़ देते हैं। जब जीव मर जाते हैं या अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं तो बैक्टीरिया और कवक जैसे अपघटक मृत शरीर या अपशिष्ट में मौजूद कार्बन यौगिकों को तोड़ते हैं। ये भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लौटाता है। चूंकि अपघटक अपने द्वारा विघटित की जा रही अधिकांश सामग्री के साथ श्वसन करते हैं, इसलिए कभी कभी मृत जीव और अपशिष्ट पूरी तरह से विघटित नहीं होते हैं। इसके बजाय वे पृथ्वी में गहराई तक दब जाते हैं और कई वर्षों तक तीव्र गर्मी और दबाव के अधीन रहते हैं। अंततः कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन बन जाते हैं। ये जीवाश्म ईंधन बहुत लंबे समय तक कार्बन यौगिकों को संग्रहित करते हैं। चूंकि इन कार्बन यौगिकों में बहुत अधिक ऊर्जा संग्रहित होती है, इसलिए लोग कारखानों, वाहनों और बिजली संयंत्रों जैसी प्रौद्योगिकियों को चलाने के लिए ऊर्जा स्रोतों के रूप में उनका उपयोग करने के लिए उनके लिए खनन और ड्रिलिंग करते हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाने से वायुमंडल में CO2 भी निकलती है। चीजों को जलाने की इस प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। ध्यान दें कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से वातावरण में CO2 बढ़ जाती है, जो कि बहुत समय पहले चक्र से हट गई थी, जिससे हमारे भूवैज्ञानिक समय के सामान्य स्तर से ज्यादा बढ़ जाती है। चूंकि CO2 एक ग्रीनहाउस गैस है, इसलिए यह अतिरिक्त CO2 पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर सकती है। तो ये कार्बन चक्र के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। ध्यान दें कि कार्बन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वातावरण से जीवों तक जाता है और श्वसन, अपघटन और दहन के माध्यम से वातावरण में वापस आ जाता है। कार्बन को पृथ्वी की गहराई में जीवाश्म ईंधन के रूप में लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है, लेकिन लोग इन संग्रहित कार्बन यौगिकों को निकाल सकते हैं और जला सकते हैं, जिससे वातावरण में और अधिक CO2 वापस आ जाती है। और यह न भूलें कि जीवित चीजें कार्बन यौगिकों से बनी हैं। इसलिए कार्बन खाद्य श्रृंखलाओं और खाद्य जालों के माध्यम से भी आगे बढ़ता है, क्योंकि जीवित चीजें एक दूसरे का उपभोग करती हैं। यदि आप स्वयं कार्बन चक्र का अभ्यास करना चाहते हैं तो ठीक है। तो इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे पूरा कार्बन साइकिल जो है वो कितना महत्वपूर्ण है और कैसे वो चीज़ जो है वो हम लोग सिंपल से उसको ग्लूकोज की तरह मानते हैं, लेकिन ग्लूकोज में जो है वो कार्बन का वैल्यू सबसे बड़ा है ना। तो मैम ने भी आपको उस दिन पे फॉर्मूला बताया था कि कैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट, वो सब तीनों चीज़ होते हैं और उसकी वजह से हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो उस ग्लूकोज की वजह से आप देख सकते हो CH1O, ये सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिससे ATP कहते हैं। ATP का मतलब होता है कि इसमें एनर्जी जो होती है, हर एक सेल के अंदर, हमारे हर एक कोशिकाओं के अंदर जो एनर्जी चाहिए तो वो ATP कहते हैं उसको। अब इसमें डिटेल में बहुत जाना नहीं कि इसका फुल फॉर्म क्या है और उसका मीनिंग क्या है, लेकिन इन शॉर्ट हम लोगों को खाना जो है उसमें जो ग्लूकोज जो है वो एनर्जी चाहिए हम लोगों को काम करने के लिए। एक एक सेल के अंदर जो लाइव कोशिकाएं जो रखने के लिए जो होता है एनर्जी, तो वो कार्बन के साथ जुड़ा है। ठीक है, ऑक्सीजन तो है ही है, पर कार्बन मेन उसका इंपॉर्टेंस है। अब कार्बन की मात्रा कितनी है, तो मैं आपके सामने आपको एक परसेंटेज दिखाता हूं। जिसको भी उसका 10th में या 12th में किया होगा उन लोगों को पता होगा। द एवरेज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 422। अभी देखो 2024 में ये 422 पहुंच गया है। ठीक है ना, और उससे पहले कितना था, 300 के अराउंड था। अभी परसेंटेज लिखेंगे तब कितना परसेंटेज हवा में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। यहां पर ध्यान से देख सकते हैं कि अबाउट 0.03%, मतलब 1% से भी कम 0.03% जो है वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। बाकी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो
सॉलिड फॉर्म में है, जब मतलब आप उसको कह सकते हैं कि पेट्रोल के फॉर्म में है, या फिर झाड़ पान जो है उसमें जो फॉरेस्ट जो उगा है उसके डालियों में और उसकी जड़ों में और ये सब चीज़ें में जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड है। अमुक जगह पर कह रहे हैं कि 0.04% है। अब इतना छोटा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है और थोड़ा सा भी बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हो कितनी गर्मी बढ़ गई है। आप सोच सकते हो कि कितनी डेलिकेट बैलेंसेस है ये सब चीजें। अगर हम सिर्फ इसको 0.05 कर देते तो क्या हालत हो जाएगी पृथ्वी की। इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ओनली 0.04%, हाउ डज इट ड्राइव ग्लोबल वार्मिंग? तो ये क्वेश्चन और ये आंसर आप लोग उसमें से पढ़ सकते हैं, उसके बाद में मैं लिंक में भी डाल सकता हूं कि कैसे इतनी कम मात्रा में भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एटमॉस्फेयर में है, लेकिन वो कैसे पूरी की पूरी पृथ्वी में जो गर्मी है, जो बर्फ के जो पिघलना है उसके साथ लिंक्ड है, और वो बढ़ता ही जा रहा है, पार्ट्स पर मिलियन जो हुआ है, वो कैसे उसका डिटेल में यहाँ पर आर्टिकल लिखा है। मैं उसको आपको सामने अभी पेश नहीं करूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि परसेंटेज कितना है, 0.04% जो है उतना ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है। और हम लोगों को कितनी आपत्ति आ रही है इसके बारे में, है ना। और ये पौधे जो है वो यही पी रहे हैं, हमारे पास से जो है वो सांस से छोड़ रहे हैं हम, तो यही पी रहे हैं, ऑक्सीजन निकाल रहे हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड पी रहे हैं। और ये फॉरेस्ट सब अलाइव है, इतने सारे फॉरेस्ट है और इतना ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, तो ये भी एक साइकिल समझने की जरूरी थी कि कैसे ये छोटी छोटी बातें जो है वो साइकिल्स को मेंटेन करना भी कितना इंपॉर्टेंट है, और वो चीज अगर मेंटेन नहीं करते तो कैसे इम्बेलेंस भी हो जाता है। चलिए, तो अभी हम आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मेन जो एक ग्रीन हाउस गैस जो है, हम लोग एक मेरे ख्याल से हम लोग डॉक्टर वीरा भाई के साथ भी बात करके एक बायोगैस प्लांट का जो हाउस होल्ड आइटम्स, जो घर के आइटम्स है, उसको लेकर के एक बायोगैस प्लांट का मेरे को एक इच्छा है कि हम लोग सब स्टूडेंट्स मिल करके वहां पर बनाएंगे। तो प्रैक्टिकली आप ये चीज को कैसे, गोबर जो है उसमें बहुत सारा मेथेन गैस है, और मेथेन गैस इज पार्ट ऑफ जो उसमें कह सकते हैं ना केमिकल, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, हम लोग ये बाद में देखेंगे वीडियो कैसे होता है। तो बेसिकली मुझको ये दिखाना था कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेथेन गैस के साथ जुड़ा है। एक सेकंड दीजिए मुझको। जी, तो आप ये देख सकते हैं कि मीथेन गैस का जो फॉर्मूला है वो CH4 है। ठीक है, तो मीथेन गैस जब जलता है, ये जो गैस है वो वही गैस है जो गोबर में से निकलता है। तो गोबर गैस जिसको कहते हैं उसमें मीथेन ज्यादातर मात्रा में होता है, बाकी जो होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सब चीजें होती है, सल्फर होते हैं और ये सब चीजें गैस के साथ मिक्स हुई है, मॉइस्चर भी होता है उसमें गोबर गैस में। तो जो गोबर गैस है, जो मीथेन है, इसका फॉर्मूला CH4 है। और जब CH4 को हम जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है ये सबसे जिसको कहते हैं ना क्लीन, या फिर उसमें ऊर्जा में कन्वर्जन होने में सबसे कम पोल्यूशन या बिल्कुल जीरो पोल्यूशन कर रहा है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो पौधे भी खा लेते हैं वापस, और बाकी जो है वो पानी का वाष्पीकरण जो है वो मॉइस्चर की तरह निकल जाता है। तो ये गैस जब जलता है तब उसमें कोई भी तरह का विखंडन होता है, तब तब ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और मतलब वाटर वाटर वेपर बन जाता है। तो ये जो मेथेन गैस जो है उसको कैसे कैप्चर किया जाए, तो उसके लिए हम लोगों इसके ऊपर ध्यान देंगे। ये गोबर गैस प्लांट वहां पर कुकमा में भी है, आप लोगों ने स्टूडेंट्स ने देखा होगा। बाकी सब बच्चों के लिए यहाँ पर से मैं आपको सिंपल से गाइड दे रहा हूँ। एक ऐसा सिंपल सा डिवाइस होता है जिसमें आप एक जगह पर इनलेट होता है और बीच में जो है वो गैस बनता है और गैस को कैप्चर करते हैं। ये बिल्कुल क्लोज्ड सिस्टम होता है, इसके मतलब है ये कोई भी बाहर की हवा उसके अंदर नहीं जाती है, ये सिर्फ अंदरू अंदरी जो चीजें होती है उसके अंदर से ही गैस बनता है, और वो गैस जो होता है वो मेथेन गैस होता है, जिसको हम गोबर गैस भी कहते हैं। अच्छा, ये गोबर गैस के बनने के बाद ये दूसरी साइड में एक उसका आउटलेट होता है जिसको कहते हैं बायो स्लरी। आप यहाँ पर देख सकते हैं बायो लिक्विड फर्टिलाइजर या बायो स्लरी भी कहते हैं, जिसमें खेत में बहुत सारा उसका उपयोग है, क्योंकि ये पूरे के पूरे जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो आपने अंदर गोबर डाला, उसके साथ आपका किचन का भी वेस्ट, फार्म का भी वेस्ट, उसमें पत्ते, हरे हरे पत्ते भी ऐसे में गोबर गैस में डाल सकते हो, तो वो उसका
बैक्टीरिया जो उसको पचा करके जो भी उसपे तत्व होते हैं वो बेस फॉर्म में लेके आते हैं, और वो बेस फॉर्म में लेके आ करके आपको वो जो है वो लिक्विड जो फर्टिलाइजर है, वो जो खेत में जो सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर आप डालोगे तो वो है गोबर की स्लरी, मतलब बायो स्लरी भी कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये दूसरी जगह पर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर से गोबर का वो मिक्सचर डाला इसके अंदर, और यहाँ पर गया, और इसमें एग्जिट पॉइंट होता है, कहीं पर भी यहाँ पर भी एक जगह पर एग्जिट होता है, तो वहां पर से गोबर की स्लरी एग्जिट होती है। तो हम लोग एक वीडियो चलाएंगे यहाँ पर, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ये बायो का गोबर गैस प्लांट जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है पौष्टिक तत्वों को पृथ्वी में पहुंचाने का। और ये जो ग्रीन हाउस गैस जो है, अगर मेथेन गैस को हमने जलाया नहीं तो ये गाय का गोबर में से जो गैस निकलती है, वो गैस जो है वो ऊपर अंतरिक्ष में जा करके वो एक गर्मी का क्रिएशन करती है। वो पूरी पूरी परत है पृथ्वी के ऊपर, वहां पर जाकर के बैठ जाती है और सूर्य की किरणों को अंदर आने देती है और रोक लेती है वहां पर। तो ये बहुत बड़ा इश्यू हो गया है कि गोबर का जो गैस जो है वो लीक हो रहा है ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारी गाय जो है वो इंडिया में है, लेकिन उसका जो कन्वर्जन जो है वो गोबर जो है उसका गैस का कैप्चरिंग नहीं हो रहा है। तो ये इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट यहाँ पर एक वीडियो पूरा प्ले करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतनी सारी ऊर्जा जो हर रोज वेस्ट में जा रही है, उसमें से जरूर हम लोगों को, अगर आपका हमारे पास पशुधन है तो इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो चलो हम देखते हैं इसको। ये गोबर गैस प्लांट का इनलेट है, मतलब यहाँ गोबर डाला जाता है। ये इनलेट वहीं बनाया गया है जहाँ पशु बांधे जाते हैं, मतलब गोबर उठाया और सीधा इनलेट में डाल दिया। इस दीवार के बाहर गोबर स्टोरेज टैंक है। इस टैंक में गैस बनती है और पाइप के माध्यम से अंदर चली जाती है और स्लरी बाहर निकल जाती है। इस गोबर गैस प्लांट को बनवाने वाले किसान को कितना फायदा हुआ, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं सरपंच चंद्रपाल, हरियाणा में खजूरी जाटी के फतेहाबाद जिले के रहने वाले हैं और ये खेत में घर बनाकर रहते हैं। इन्होंने गोबर गैस प्लांट अपने खेत में लगवाया है। इनका कहना है कि हर किसान जो खेत में रहता है उसे गोबर गैस प्लांट जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि सबके पास पशु तो होते ही हैं। ये गोबर गैस प्लांट कितने काम का है और इससे क्या लाभ हो रहा है, जानते हैं सरपंच चंद्रपाल जी से। नमस्कार चंद्रपाल। नमस्कार जी, नमस्कार। आपने जैसे ये गोबर गैस प्लांट अभी लगवाया कुछ समय पहले, हाँ जी, हाँ जी। लगवाने के बाद इससे कितना फायदा आपको हो रहा है? सर इसका फायदा ही फायदा है, बहुत फायदा इसका। जैसे ये मान के चलो कि जमींदारी में पशु तो रखने ही होते हैं, तो पशु है 10-12, तो इसलिए हमने ये लगवा लिया कि खेतों में रह रहे हैं तो ये अपना पक्का है, ये पक्का बना रखा है हमने नोरा सा। ये गोबर यहाँ से उठाया और इसके अंदर डाल दिया। एक तो मेहनत मतलब लेबर की बचत है, तो ये डाल दिया। नंबर 2 गैस, मतलब इतनी गैस जितनी घर पे जितनी जरूरत हो उतनी गैस हम यूज कर लेते हैं, यानी कि इससे इतनी गैस आपको मिल जाती है। ये एक आर्थिक मतलब पैसों का भी बचत है। एक सिलेंडर महीने का लगता है तो मान के चलो आप 700-800 रुपए की ये बचत है। और एक ये मतलब इसकी जो सैलरी वो निकलती है तो वो खेत के अंदर वो काम करती है, तो फर्टिलाइजर का यूज कम होता है। यानी कि आपने ये लगवाने के बाद एक तो जो गोबर जो है मैनेजमेंट सही हो गई, बहुत बढ़िया। आप यहाँ डालते हैं, पानी डालते हैं और वो वहाँ टैंक में चला जाता है और उससे जो स्लरी निकलती है वो आप सीधा पानी के साथ खेतों में हम चला देते हैं। तो फर्टिलाइजर का भी वो यूरिया वगैरह का वो भी खर्चा कम, और गैस भी आपको तो आपके घर की जो जरूरत है वो इस गैस से पूरी हो जाती है। बिल्कुल पूरी होती है जी, बहुत पूरी होती है। तो ये आपको इस पे कुछ सब्सिडी भी मिली? फॉर्म वगैरह हमने भर रखे हैं, वो मिल जाएंगी। 2 टैंक सब्सिडी है इसमें? सब्सिडी 12,000 रुपए बता रहे हैं। एक टैंक की 24,000 है, 2 टैंक है हमारे। 2 टैंक की 24,000 रुपए। कितना खर्चा आया है इसके? खर्चा लगभग सर इसका लग गया, मान के चलो आप चूल्हे वगैरह पाइप कनेक्शन करवा के 55,000 के आसपास। यानी कि 2 गोबर गैस प्लांट है आपके, 55,000 है। बढ़िया, मतलब बहुत टॉप क्लास बनवाया है ये। तो सरपंच साहब, आप बाकी किसानों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक किसान भी हैं और प्रतिनिधि भी हैं, जनप्रतिनिधि, और आपने एक उदाहरण पेश किया है अपने खेत में गोबर गैस प्लांट लगवाकर। किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा लगवाएं, बहुत अच्छा बेनिफिट है, बहुत ही अच्छी चीज है। यानी कि इसके फायदे ही फायदे हैं। एक तो घर की जो गैस है वो जरूरत पूरी होती है, वो खर्चा बचता है। दूसरी ये खाद वाली और एक गोबर की जो मैनेजमेंट है, ये मेहनत कम होती है। तो फायदे ही फायदे है, ये लगवाना चाहिए किसान को। तो अभी तक जो किसानों का रुझान इसकी तरफ कम है, तो आप क्योंकि सरपंच हैं, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, बाकी लोगों से नहीं, बाकी लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं,
देखने के बाद यही कहते हैं कि हम बनवाएंगे ही। लोगों में कई प्रकार की शंका रहती है ना भी ये चीज़ कामयाब है या नहीं है, तो आज की जो टेक्निकल के हिसाब से ये बनता है ना, उसके हिसाब से बहुत अच्छा कामयाब है। जी, तो हमने देखा कि किसी स्मॉल एक सिंपल सी एक वीडियो में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कोई भी चीज़ इजीली, आसान तरीके से इजीली सॉल्यूशन कर सकती है। जो गोबर होता है उसमें से गैस कन्वर्ट हो गई, और कन्वर्ट होकर के जैसे मैंने आपको दिखाया था वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का जो बूंदे जो है वाष्पीकरण की तरह निकलते हैं, और उसमें कोई भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता है ना। मेथेन गैस जो निकलती है इसमें से, गोबर गैस जो इसको मेथेन गैस ही कहते हैं एक तरह से, तो उसमें जो है वो कन्वर्ट होकर के सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बन जाती है। हाँ, अगर इसको जलाते नहीं है तो ये मेथेन गैस जो है वो ऐसे ही ऊपर चली जाती है, और वो ग्रीन हाउस गैस, मतलब जो पृथ्वी को गरमाने का जो गैस है उसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, उस कार्यक्रम में चला जाता है वो गैस। और वो बहुत बड़ा खास करके इंडिया को ही देखा जाए अगर, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा पशुधन है। हम लोग हमारे खास करके हेरिटेज में भी एक गोधन है, वो उसको बहुत मान्यता भी मिलती है, और रिलीजियस भी उसके रीजंस है कि हम लोग बहुत सारे नेशन में उसको मारते नहीं है, काटते नहीं है, तो गाय को भी जो जगह जगह पर घूमती रहती है, तो इसकी वजह से जो पशुधन है वो बहुत सारा घूमता रहता है, तो इसकी वजह से बहुत सारा मेथेन गैस जो है वो खास करके इंडिया में भी जनरेट हो रहा है। तो इसके ऊपर खुद थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को कैसे आइडिया लेकर के इसको कैसे हम लोग उसको यूज कर पाए, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है ना। तो किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग 1 मिनट रुकते हैं यहाँ पर, और क्लैरिटी होती जाती है आपको माइंड में, वही हम चाहते हैं, इसलिए मैं बार बार रुक रहा हूँ। जहां पर भी आपको क्लैरिटी नहीं है तब आप ऑनलाइन तुरंत अनम्यूट करके मुझको पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है। तो चलिए मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने लिए थे, तो एक छोटा सा समराइज में कर देता हूँ पहले, फिर आगे बढ़ते एक नया टॉपिक के लिए। ओके। कल हमने डिस्कस किया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं, अगर वो ऑक्सीजन नहीं बनाते, या फिर ऑक्सीजन बनाते तो उतना ही बनाते हैं जितना वो उसमें खुद में खपत हो जाती है। आधा जो है उसका ही खुद को खपत हो जाती है, बाकी जो आधा होता है वो सूक्ष्म जीवाणु उस पे अंदर जो रह रहे, उसके नीचे जो रह रहे, उसके ऊपर जो रह रहे, वही खपत उसको ले लेते हैं। चींटियां होती है छोटी छोटी, उसके ऊपर भी वो कंज्यूम कर लेते हैं जितना भी ऑक्सीजन पेड़ ने बनाया। तो पेड़ का क्या प्रयोजन है, पेड़ का क्या कार्यक्रम है, तो वो जितना भी ऑक्सीजन जितना भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सॉलिड फॉर्म में लेके आने का कार्यक्रम है। मतलब पचा देता है एटमॉस्फेयर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, और पचा करके उसको उसके स्तंभ में जो है वो भर देता है, और उसकी पेड़ पत्तियां, डालियां और उसमें जड़ों में संग्रहित कर करके उसको पचा देता है। तो एटमॉस्फेयर में जो हम लोगों ने देखा था कि 422 तक पार्ट्स पर मिलियन पहुंच गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जो है वो जितने भी हम लोग ऑयल के बैरल्स जो निकालते ही जा रहे हैं हर रोज,
और वो ऑयल के बैरल जैसे आपने वीडियो में देखा था कैसे वो चीज जो मर जाती है उसमें शव जो होते हैं उसके संग्रहित होकर के दब के जाते हैं, तो उसमें से तेल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और वो ही जो तेल है वो लाखों करोड़ों साल लगते हैं उसको ऑयल बनने में। 40-40 लाख साल के बाद ऑयल बनता है। हम जितने भी तेल जो वहां पर गाड़ी में डालते हैं और 100 रुपए का जो लीटर बन गया अभी, वो 100 रुपए नहीं है, वो 40 से 50 लाख साल उसकी जो है दबाव उसके ऊपर रहता है कंटिन्यूसली पृथ्वी के स्तर के नीचे, और वो सब पुराने जो जीव जंतु जानवर मर गए और वो जब नीचे चल गए और दब गए, उसकी वजह से जो है वो ऑयल बन गया है वहां पर। और वो ऑयल जो है वो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि वो जो है वो पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट जो है वो हमारा जो पृथ्वी का स्तर जो लेवल प्लेटें हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है उसको स्टेबल रखने के लिए वहां पर उसके ऑयल के भंडार है। जैसे कि आपके गाड़ी के अंदर शॉक एब्जॉर्बर होता है, जैसे कि आपके गाड़ी के अंदर जिसको कहते हैं ना जंपर होता है, वैसे ही ऑयल जो होता है गाड़ी के जंपर के अंदर जब टूट जाता है तब उसमें से ऑयल लीक हो जाता है। तो वैसे ही पूरे के पूरे जो कॉन्टिनेंट्स जो है हमारे अंदर पृथ्वी के जो प्लेटें हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, उसके नीचे जो है ये सब गैस के और ऑयल के स्रोते हैं। और वही प्लेट को, वही टेक्टोनिक प्लेट्स को स्टेबल रखने के लिए, पृथ्वी का लेवल को स्टेबल रखने के लिए ये सब प्लेट्स वहां पर है। तो फिर से वही मुद्दा आता है कि क्यों वहां पर ऑयल है, तो व्यवस्था के लिए है। हर एक चीज आप अगर ध्यान से देखोगे तो साइंस के पास उसका रीजन नहीं है, लेकिन हमारे पास इसका सह अस्तित्व के जो बात करते हैं हम, तब उसके बाद में ये लाइट हो जाती है कि अरे वाह, कैसे पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो पूरा बबल की तरह फ्लोट रहता है, इतना लाखों करोड़ों मेट्रिक टन गैस और उसके नीचे ऑयल वो दबा रहता है, तो उसके ऊपर पूरी कॉन्टिनेंट जो हमारी प्लेट जो है वो इंडिया की प्लेट हो चाहे अफ्रीका की प्लेट, वो सब प्लेट है, और सब प्लेटें जो है वो मूवमेंट कर रही है ना। आपको अगर एक मैं एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ कि कैसे लाखों साल के बीच में वो कैसे मूवमेंट करती थी प्लेट्स, और आज कौन सी जगह पर है और पहले पहले कैसी जगह पर थी, वो आपको मैं एक ग्लिम्स दिखाना चाहता हूँ। मुझको एक सेकंड दीजिए। ये एक एनिमेशन आप देख करके आप समझ में आएगा कि कैसे हर एक प्लेट जो थी वो पहले जैसे जैसे आप मैप देखते हैं आप आज का, वो ऐसे मैप पहले नहीं था। ये पूरी पूरी पृथ्वी जो थी वो पहले ऐसी दिख रही थी। ये आपको एम दिख रहा है यहाँ पर, इसका मतलब है मिलेनिया। मिलियना मतलब 10 लाख साल। तो ये इतना 10 लाख साल पहले 278 मिलियन ईयर्स उससे पहले कैसे पृथ्वी थी, और वो कैसे कैसे छोटे छोटे बदलाव होते गए उसके अंदर, आप देख सकते हैं इसमें। और जब ये होता गया तब साथ साथ में पूरी की पूरी जमीन में जो खराश थी, जितना भी खराब तत्व थे, वो पृथ्वी के गर्भ के नीचे चले गए, और पृथ्वी के ऊपर जो बारिश होती रही वो अच्छा पानी की बारिश होती गई, और ये जो जितने भी तत्व जो थे वो जो अनावश्यक थे वो पूरे के पूरे नीचे पृथ्वी के नीचे अंदर चले गए और उसके गर्भ में है अभी। और जो ऊपर जो है पृथ्वी के सतह के जो ऊपर है वो वैसी चीजें है जो वो हमको काम पे आएगी और हमको काम पे आती है, और वही सब चीजें पृथ्वी के ऊपर है अभी। जितने भी हैवी मेटल्स थे, जितने भी रेडियो एक्टिव मेटल्स थे, वो सब नीचे पृथ्वी में नीचे चले गए हैं। ये इतने सालों लाखों करोड़ों सालों का श्रम है पृथ्वी का, और आप देख सकते हो कैसे एक एक चीज जो है वो बनती जा रही है, सेटिंग होता जा रहा है, आप एक से कह सकते हो। और उसका परिणाम स्वरूप ये है कि आज हम लोग इसकी पृथ्वी के सतह के ऊपर रह सकते हैं, और हमारे ऊपर कोई भी तरह का पॉइजन का वार नहीं होता है। पॉइजन का मतलब होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो, उसके ऊपर हम लोग वार नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा अमेरिका यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख सकते हो कि हम लोग नजदीक आ रहे, ये पूरा अफ्रीका जो है वो ऐसे बन रहा है। ये देखो इंडिया आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और ये एशिया की टेक्टोनिक प्लेट के साथ मर्ज हो जा रहा है, जहां पर हिमालय बन गया। और आप देख सकते हो कि पूरा वहां पर व्हाइट हो गया है, जैसे कि यहाँ पर भी व्हाइट होगा और यहाँ पर भी व्हाइट हो गया। और आज की तारीख में ऐसा मैप दिखता है, जो आप ऑलरेडी आप उसके संपर्क में हो। अभी जैसे कि मैप आपको दिखता है, कोई भी एटलास की बुक में आप खोल के देखोगे तो ये मैप दिखता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है ना।
तो ये आपको एक ग्लिम्स दिखाता है कि कैसे पूरी पृथ्वी जो थी वो व्यवस्था के लिए ये सब चीजें होती गई, और कैसे हैवी मेटल्स, बहुत सारा लाखों करोड़ों साल का बारिश, बहुत सारी धुलाई और ये सब चीजें का वजह से ये एसिडिक जो था पूरा दरिया भी जहाँ था उसमें से बहुत सारी चीजें जो थी वो शुद्ध होती गई, और हैवी मेटल्स जो थे वो पृथ्वी के अंदर चले गए। हम लोगों ने बात की थी कि कैसे पृथ्वी के अंदर चले गए, जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स अलग होती है तब दूसरी जगह पर जुड़ करके नीचे चली जाती है, तो वैसे ही कर करके हैवी मेटल्स जो है वो नीचे चलते गए, और जो ऊपर रह गया है वो सब पौष्टिक तत्वों के साथ, सब न्यूट्रिशन, सब तरह का परफेक्ट बैलेंस में जो रेत जो बनी है हमारे पास, जो फर्टाइल लैंड कहते हैं, वही ऊपर बची है, और यही सब चीजों के ऊपर हम लोग आज जिंदा है। ऐसे पृथ्वी जो है अभी वो वैसे पहले नहीं थी, बहुत सारे एसिड की बारिश हो रही थी उस टाइम पे भी, लेकिन वो शुद्धिकरण से चलता रहा, और आज अब पृथ्वी जो है वो देख सकते हैं कि वो कैसे अभी दिख रही है। ठीक है ना। एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी साइकिल्स हम लोग बात करें तो उसमें एक चीज याद रखना है कि वो व्यवस्था के लिए ये सब चीजें हुई है और होती रहेगी। एक एक चीज जो एक एक साइकिल की बात हम कर रहे, कार्बन साइकिल की बात कर रहे तो हम, तो वो व्यवस्था के लिए ही हो रहा है। पेड़ पौधे भी उग रहे तो भी व्यवस्था के लिए है ना। और जो जीव जंतु जानवर जो है वो भी काम करे वो व्यवस्था के लिए। ये जो साइकिल्स है, मून की साइकिल्स भी है, हम लोगों ने बात की थी, तो कैसे प्लांट्स जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, चंद्रमा के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसका ग्रोथ के लिए भी कैसे वो मून जो है वो उसको सहायता करता है। ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात और हम लोगों ने आज डिस्कस किया था, वो है कि कैसे गोबर गैस का जो यूज है वो हम लोग ले सकते हैं, और गोबर गैस का यूज जो होता है वो उसका क्या फायदा होता है कि जो जितना भी हम लोगों को पास ग्रीन हाउस गैस बन रही है, तो वो ग्रीन हाउस गैस को बचाने के चक्कर में हम लोग पूरी पृथ्वी को भी साथ में उसमें नियंत्रित लेके आ सकते हैं। जैसे कि हम लोग मानव की इकाई जो है वो समझ के प्रति कोई भी चीज काम करेगी, तो जितना भी ग्रीन हाउस गैस अभी एस्केप हो रहा है इंडिया में खास करके, तो वो हम लोग कैप्चर करके उसको ऊर्जा का स्रोत बना सकते हैं, और ऊर्जा का स्रोत बनाने के साथ साथ जो स्लरी निकलती है इसकी, वो भी एक बायो फर्टिलाइजर जिसको कहते हैं, वो सबसे बड़ा स्रोत होता है फर्टिलाइजर का, वो उसमें शामिल होगा, है ना। तो हम लोगों ने ये भी बात की थी कि गाय जो होती है तो उसके पेट के अंदर 4 डिविजन्स होते हैं। ये सब लोगों को शायद पता नहीं होगा, गाय का पेट जो होता है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया होता है। तो उसमें ये जो पहला खाना खाती है ना, तो वो एक जो बड़ा जो पेट का साइज है उसमें चला जाता है। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि उसको गाय का जो है वो वापस ऊपर लेकर आकर, तो उसको कहते हैं गुजराती में वो गोड़ती है गाय, वापस उसको चबाती है। तो वो जो कार्यक्रम है वो उसको और भी सूक्ष्म पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है गाय, कि जो वो खाया उसने तुरंत जल्दी जल्दी खा लिया, तो उसको वो बैठ करके के वापस उसको चबाती है, और वो चबाने के कारण से ही जो पत्ते होते हैं उसमें सेल्यूलोज होता है, और वो सेल्यूलोज जो होता है वो पेट में जाता है, और वो पेट में बैक्टीरिया जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं उसको ग्लूकोज में। मैं फिर से बोलता हूँ, जो प्लांट्स में जो पत्ते होते हैं, घास जो होती है, कोई भी चीज ग्रीन चीज जो खाते हैं, तो उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो वो पेड़ पौधे का घास जो खाते तो उसमें सेल्यूलोज होता है, तो सेल्यूलोज को कन्वर्ट करता है बैक्टीरिया ग्लूकोज में। इसका मतलब है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करने में किसका सहायता चाहिए था? बैक्टीरिया का। तो ये लाखों करोड़ों बैक्टीरिया जो पेट के गाय के पेट में होते हैं वो लास्ट में निकल जाते हैं गोबर की तरह, तो वही बैक्टीरिया अभी भी अलाइव है, और वही बैक्टीरिया से तो वो हमारा गोबर गैस चल रहा है, कि वो अभी भी जो खाने में जो अभी भी वो उसका वेस्ट निकला है, गोबर निकला है, उसमें से भी जो भी गैस निकल सकता है अभी भी, तो वो उसको पचा पचा करके गैस रिलीज करते रहते हैं बैक्टीरिया, जो जिसकी वजह से हम लोगों को उसमें गोबर गैस मिलता है। तो पशुधन जो है, जो गाय है, उसका क्या भूमिका है हम लोग इसमें से देख सकते हैं। और अगर ये समझ हम ले सकते हैं कि गोबर का जो यूज है, हम लोग उसमें ऐसे स्लरी बनाने में, फर्टिलाइजर के लिए और गैस यूज करने के लिए, ऊर्जा के लिए, तो
पशुधन के भी जो यूज होता है तो हम लोग उसमें समझ पाएंगे, ना कि हम लोग जिस सिर्फ दूध देने वाला आता है तो उसको पैसे दे करके उसको छुट्टा कर दिया। पर खेत में जब हम लोग इसको समझेंगे कि पशुधन का क्या भूमिका है, तो हम लोग देख सकते हैं कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु काम करते रहते दिन रात, और वो कन्वर्ट करते रहते खाने को, सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करते ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस में मेथेन गैस बनती है, और ये मेथेन गैस वही गैस है जो हम लोगों को ऊर्जा का स्रोत बनता है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है? बहुत सारे हम लोगों ने टॉपिक्स आज कवर किए। मैं चाहता हूं कि हम लोग एक बार एक एक अच्छी बात आज हम लोगों ने रखी, जितना भी डिस्कस किया उसके बारे में चर्चा की जाए। मैं यहाँ पर मेरा लेक्चर पॉज लेता हूं। आपको जो समझ में आए वो एक एक बात एक एक करके आप यहाँ पर से एक बार बता दीजिए, और हम समराइज करेंगे एक तरह से। चाहे तो आप लोग स्लाइड की मदद हो लेनी हो तो मैं भी ये आपके लिए कर सकता हूं। जब तक आप देख रहे हो तब तक ये एक दूसरा एनिमेशन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सिर्फ विजुअल में से आपको पता लग जाएगा कि कैसे सब चीजें पृथ्वी में असंतुलित हो रही है। ये पूरी बर्फ की जो परतें हैं वो कैसे पिघल रही है, और उसकी वजह से कितने सारे जानवर जो है वो भी बेघर हो रहे। जो बड़ी बड़ी परतें थी वो कैसे छोटी होते 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 कैसे पतली होती जा रही है। यहाँ पर पूरा बर्फ था और आप देख सकते हो कैसे पत्थर एक्सपोज हो गया है। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ये पूरा बर्फ की एरिया थी यहाँ पर, और अब पूरा का पूरा बर्फ वहां से पिघल गया है। ये सब रिसर्च पेपर्स हैं, इसके अंदर आप लोग उसके ऊपर ध्यान से डिटेल में जा सकते हैं। मैं ये सब चीज़ों की लिंक्स यूट्यूब में की जो लिंक्स है वो आपको आपके लिए डाल सकता हूँ वापस ग्रुप में, ताकि आप उसको ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि कैसे ये सब चीज़ें लिंक में है। कैसे ग्रीन हाउस की गैस को जो हम लोग अगर नियंत्रित नहीं करेंगे तो क्या क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और उसकी वजह से परिणाम जो वो हमको ही भुगतना पड़ेगा। कैसे परतें जो है वो पिघलती ही जा रही है, पिघलती ही जा रही है। और ये सब साइंटिफिकली फैक्ट्स जिसको कहते हैं ना टेलीस्कोप और वो सब सैटेलाइट्स इमेजेस से ही बनाए गए ये डॉक्यूमेंट्रीज। क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो विदेशी कंपनियां ही करती है तो वो ज़्यादातर अंग्रेजी में है, लेकिन उसमें सबटाइटल्स हिंदी में है। तो आप उसमें निराशा मत लेके आइए कि ये हम लोग समझ नहीं पा रहे। आप उसको सबटाइटल्स ऑन करके देख सकते हैं। ये देखो कैसे हिमखंड जो है वो छोटे छोटे होते ही जा रहे। पहले क्या था, 1980 में क्या था, मैं फिर से एक बार रिवाइंड करना चाहता हूँ। आप उसमें से बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। ये सिर्फ सीन आप देख लिए 1980 में, है ना। ये कितना सारा बड़ा विशाल था, यहाँ से पूरा देख सकते हैं। और 2020 में 2020 में कितना छोटा हो गया ये बर्फ। और ये जितना भी दिखता है आप ऊपर से दिख रहा है, इससे नीचे मैंने आपको दिखाया जैसे कि 3 गुना नीचे बड़ा होता है। मतलब इतना गहरा डीप होता है। उसके भी ऊपर जितना दिख रहा है वो छोटा सा ही पार्ट उसका दिखता है, बाकी इसके नीचे भी बहुत सारा डेप्थ में होता है। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर पॉज कर लेता हूँ। बहुत खास इसमें रिपीट ही हो रहा है, एक तरह से डॉक्यूमेंट्री ही है, तो इसमें आप सिर्फ पूरा का पूरा सुनेंगे और समझेंगे तभी हो पाएगा। इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, लेकिन मैं पूरा लिंक जो है वो डाल दूंगा हमारे ग्रुप में। बढ़िया। चलो तो कौन मुझको आज की लर्निंग बताएगा, क्या आज आपने सीखा नया और उससे क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है। कोई भी अच्छी बात आप
शेयर कर सकते हैं। जो भी पहले बोलेगा उसके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर बाद में जो भी और कोई पॉइंट बोल देगा आपका तो आपको लगेगा कि यार ये तो मेरा पॉइंट था, इसलिए पहले जो भी आएगा वो। नमस्कार। नमस्कार, ये सीधेश भाई। हाँ, कार्बन साइकिल आज समझ में आया। तो कार्बन कितना इम्पोर्टेंस है और कार्बन का साइकिल कैसे होता है। जैसा हमारी सॉइल को सबसे पहले ज़्यादा कार्बन का रिक्वायरमेंट होता है, जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हमारे प्लांट को ग्रोथ मिलता है, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। राइट। और वही जो पौधे हैं उसको खा के एनिमल्स रुष्ट पुष्ट होते हैं, उसका डेवलप होता है। बढ़िया। और वही एनिमल और पौधे जब भी मृत हो जाते हैं, जब भी मर जाते हैं, तभी वापस वो कार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो फॉसिल का बात किया था, फॉसिल ऑयल और जो गैसेस होता है, ये सड़े हुए हमारे पौधे, पेड़ और जो एनिमल का शरीर है वो जमीन के अंदर नष्ट होता है और पिघल के उसका कोयला, उसका गैस या उसका ऑयल बनता है। बढ़िया। और जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको जलाते हैं, तभी वापस वो CO2 में कन्वर्ट होके एनवायरमेंट में आ जाता है। yes. और आपने बताया ऐसा 0.01% कार्बन की मात्रा टोटल एनवायरमेंट में वायु के रूप में होता है। अगर उसका परसेंटेज ज़्यादा होएगा तो वो एनवायरमेंट के लिए नुकसानकारक हो सकता है। तो जो नेचुरल कार्बन आएगा तो पेड़ है वो कार्बन दिन में फोटोसिंथेसिस की वजह से कार्बन का शोषण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। ऐसा पूरा साइकिल चलता रहता है। और यही जो कार्बन है वो आपने हमको गैस, गोबर गैस का जरिए कार्बन के साथ में मीथेन गैस निकलता है। अगर उसको हम जला देते हैं तो मीथेन जो ओजोन को डिस्टर्ब करता है वहां से बच पाते हैं। तो ये सारा चीजें आज समझ में आया। बहुत बढ़िया। आप हितेश भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट समझा दिया एक एक करके। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो ऑयल निकालते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं हम लोग को ऑयल का स्रोत मिल गया है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप भी इसके पीछे पड़ा है कि हम लोगों को अमेरिका के ऑयल के स्रोत जो है वो नहीं मिल रहे या मिल रहे तो फिर कम है, तो हम लोग नया स्रोत ढूंढते रहते हैं और वो उसको ऑयल को निकाल करके उसको जलाने की प्रक्रिया कितनी तेज है आप देख सकते हैं। मैंने आपके सामने एक डॉक्यूमेंट रखा है। Daily oil consumption varies dramatically by context. Globally, the world consumes around 97 million barrels of oil per day. इसका मतलब है, मैं आपको है ना एक एग्जैक्ट फिगर आपको बताता हूं ताकि इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाए। 97 मिलियन बैरल्स। अब एक बैरल में 1 US बैरल, बैरल का मतलब है ये जो उसका लकड़ी का एक बैरल आता है जो उसमें अमेरिका में काउंट कर दे तो उसमें लीटर कितना होता है, तो 160 लीटर होता है। एक बैरल में 160 लीटर होता है। तो ये जो फिगर आपको दिख रही है यहाँ पर 97 मिलियन, उसको 160 जो है बार मल्टीप्लाई कीजिए, उतना ऑयल जो है वो हम हर रोज, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है पर डे जो है वो उतना ऑयल हम निकाल रहे हैं पृथ्वी के सतह के नीचे से। इसका मतलब है कि उतना ही हम जला रहे हैं, क्योंकि हम इतनी खपत है तो उतना ही निकाल रहे हैं। क्यों ज्यादा निकालेंगे हम। तो हर रोज 97 मिलियन टाइम्स 160, मैं आपको फिगर बता ही देता हूं, मिलियन में आएगा और करोड़ों में आएगा। हम लोगों को हमारा होश आवाज उड़ जाएगा, उतना हम ऑयल नीचे से निकाल के उसको जला दे रहे हैं। और वो जो है ऑयल को बनने के लिए कितना टाइम लगता है वो भी आप समझ लेते हैं। मैं आपको सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू मेक क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं ना फॉसिल फ्यूल्स को कितना टाइम लगता है, तो इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स, दसियों लाख साल लगते हैं। उसमें से दसियों लाख साल में से भी तकरीबन 30 40 लाख साल लगते हैं फॉसिल फ्यूल को बनने के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल डिपॉजिट होती है तो वो कितना सालों लाखों साल लगते हैं।
और एनिमल्स को उसके मृत शरीर को दब जाते तो कितने साल लाख साल लगते हैं। ये सब पूरा एक रिसर्च का एक वो पूरा आप आर्टिकल ले सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि कैसी एक चीज जो हम लोग 100 रुपए के मात्रा में तुलना करते, पेट्रोल लेकर के घूम के आते और हम लोगों ने एक तरह का एंजॉयमेंट का कार्यक्रम कर दिया है। आजकल तो जो बैल भी जो थे वो खेत में वो प्लाविंग करते थे, उसमें से जो जुताई करते थे खेत में, जो ऊंट गाड़ी थी, बड़द गाड़ी थी, जो भी वो कार्यक्रम था वो भी बंद करके ट्रैक्टर को यूज कर रहे हैं, है ना। तो वो जो कार्यक्रम है वो कितना महंगा है एक तरह से पृथ्वी के ऊपर अगर देखा जाए तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको बनने के लिए, और ऊपर से हम लोग उसको एक ही क्षण में उसको धुआं कर रहे हैं। और वो जो है 97 टाइम्स 160 इतना धुआं हम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी वातावरण में। जब वो बढ़ती जाएगी तब असंतुलन होता जाएगा, और असंतुलन की वजह से करने के बाद जो परिणाम होते हैं वो हम लोग आज उसका झलक देख सकते हैं। बहुत सारी जगह पर वाष्पीकरण बढ़ने से बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है बारिश की वजह से। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो या क्लैरिटी और चाहते तो बता सकते हैं। मैं हर बार 5-5 मिनट का ब्रेक रखा है, लेकिन 1-2 जन ही बोल पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि और कोई जन भी बोले, एक अच्छी बात आपने समझी हो वो बता करके आगे आकर के बताइए क्लास में से प्लीज। હેલો સર, યસ। મારે એ જાણવું હતું કે આપણી જે કચ્છની જમીન રહી એ જમીનનું કાર્બન પ્રમાણ કેટલું હશે આશરે, એનું કાંઈ માહિતી? કચ્છની જમીનમાં મેં હિન્દીમાં બોલીશ તો વાંધો નથી ને? થોડા ઓડિયન્સ આપણા ઇન્ટરનેશનલ પણ છે आउटसाइड गुजरातना। तो कार्बन जो वैल्यू जो होता है ना, जो ऑर्गेनिक कार्बन जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से उपजाऊ जमीन गिनी जाती है, तो वो कार्बन की जमीन जो होती है वो जगह जगह पर डिफरेंट लोकेशन के ऊपर काउंट करती है। वहां तक कि आपकी खेत में ही अमुक जगह पर ज्यादा कार्बन होगा, अमुक जगह पर कम कार्बन होगा। उसका बहुत सारे कारण होते हैं। एक सिंपल सा कारण ये हो सकता है कि एक जगह पर पत्ते या ऐसी डंठलियां जो भी है वो झाड़ पान की वो ज्यादा है, तो वहां पर कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा। इसलिए जब भी आपका एक खेत का में से सैंपल निकालते तब जेड आकार में एक सैंपल निकालते हैं। जेड आकार मतलब यहां से एक पॉइंट से लिया आपने सैंपल, फिर वहां से आगे से लिया, फिर बीच में से लिया, फिर वापस एंड में आए एक जगह पर, और लास्ट में एंड में आकर के ऐसे लिया। तो लगभग 5 सैंपल आपने लिया जेड आकार में। मैं आपको ऐसे ड्राइंग करके दिखाता हूं। जेड आकार में लिया, आपका पूरा खेत ऐसा है तो उसमें से जेड आकार में आपने सैंपल लिया और उसमें से जेड आकार में से मिक्स कर दिया सबको, और उसका एक एवरेज कार्बन आप निकाल दे। तो एवरेज कार्बन निकाल दिया, उसके बाद आप उसमें से कह सकते हो कि ये हमारा खेत में इतना है कार्बन है। अच्छा, मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, ये बहुत वेरी करता है, हर एक जगह पर वेरी करता है। और वहां तक कि आप सबसे इजी तरीका जो है कार्बन बढ़ाने का, तो वो है गाय की गोबर की स्लरी। बहुत इजी है। बिल्कुल बंजर जमीन में मैंने मेरे हाथों से गोबर गैस का प्लांट मेरे पास लगा था लगभग 10 साल पहले। तो मैं सुबह सुबह निकल जाता था, गोबर की जो 2 टोकरियां लेके जाता था, डोल बकेट जो होती है 20 लीटर की बकेट जो होती है, उसको निकल करके सुबह सुबह गाय जो जगह जगह पर छाना करती रहती है, तो मैं सुबह उठ करके वो गोबर को कलेक्ट करता था। और जब कलेक्ट करने के बाद उसकी स्लरी निकलती थी, उसको भी ठिकाना लगाना पड़ता था, क्योंकि मैं एक जगह से डालता हूं उसका 20 लीटर का पानी मिक्स करके 10 लीटर का गोबर के साथ मिक्स करके स्लरी डालता था, तो उसके सामने ही वापस सामने से 30 लीटर स्लरी निकलती थी। तो मेरे पास एक यहाँ पर एक घर था, मकान था, कोई वहां पर कुछ उग नहीं रहा था, उसमें ऐसे ही रेत डाली थी किसी ने, तो उसने वहां पर फूल के झाड़ उगाए थे। तो उसने कहा था कि ये आपका, मैंने उसको पूछा कि यहाँ पर जो स्लरी है मैं उसमें डालूं, आपका जो कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसने कहा ठीक है डालो, जब तक मकान बिकता नहीं तब डालो। तो मैंने वहां पर ये गोबर की स्लरी डाली, आप मानोगे नहीं, उसमें फूल आना स्टार्ट हो गया दूसरे महीने से, और उसमें इतने फूल आने लगे, उतने फूल आने लगे, इतना रुष्ट पुष्ट हो गए, वो झाड़ बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि गोबर की स्लरी सीधी जाती है उसके रूट में।
जो दूसरा फर्टिलाइजर आप डालते हो, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, जो वो उसको ऊपर इस सतह में लेता है क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है। पर ये जो गोबर की स्लरी है वो पानी की तरह होती है, वो नीचे उतर जाती है और वो रूट सिस्टम को न्यूट्रिशन देती है। साथों साथ गोबर की स्लरी जो है वो पेस्टिसाइड का काम करती है। पेस्ट रिपेलेंट कह सकते हैं। पेस्ट रिपेलेंट का मतलब है वो खराब जीवाणु जो है, दुश्मन कीटाणु जो है वो उसको दूर रखती है। ये सब आएगा सब्जेक्ट में। तो वो जो दो काम करती है, वो उसको गोबर की स्लरी जहां पर भी होती है वहां पर दूसरे जीव जंतु जानवर जो खराब नाशक जो कीट जो खराब करते हैं वो वहां पर नहीं आते। सड़ान नहीं होती है जड़ों में, जिसकी वजह से रूट स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग रहता है और न्यूट्रिशन मतलब सूक्ष्म तत्व जो चाहिए वो तो होता ही है गोबर की स्लरी में। तो उसकी वजह से कार्बन तो होता ही है, क्योंकि कार्बन घास जो है वो क्या है, वो एक तरह का कार्बन ही तो है। तो कार्बन बढ़ाने का काम आप कह रहे हो, तो कार्बन बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है वो गोबर की स्लरी, है ना। उम्मीद है कि मैं आपको आंसर जवाब मिल गया हो उसमें से। अच्छा, ठीक, मिल गया। बढ़िया, है ना। और कोई हमारे जो मित्र है उसको पूछना चाहेंगे या समझाना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। हमारे पास 2-3 मिनट है अभी भी। डिस्कशन का पूरा फायदा उठाइए। कोई भी चीज आपको मतलब क्लैरिटी ना हो या जानने में थोड़ी सी मुश्किल हो तो वो पूछ सकते हैं। किचन का भी वेस्ट जो होता है, जो छिलके होते हैं, आलू के छिलके, टमाटर के छिलके, ये सब चीजें भी गोबर गैस प्लांट में डाल सकते हो तो और भी गैस बनता है। ये मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है। जितना भी गोबर में गैस है वो तो गाय ने उसको तत्वों को खींच लिया है, क्योंकि गाय का भी जो आंते में से पास हुआ है जो गोबर, तो उसकी वजह से उसमें से ऊर्जा वो तो ले ली। तो जो गोबर निकलता है उसमें से गैस जो बनेगा वो एक मात्रा में ही बनेगा। लेकिन वो गोबर की गैस के प्लांट के अंदर आपने गोबर डाला, उसके साथ साथ आपने ग्रीन वेस्ट डाला। ग्रीन वेस्ट का मतलब है पत्तियां जो होती है, छिलके जो होते हैं, पुराना खाना भी होता है जिसमें नमक नहीं होता है, ये सब चीजें डालो, क्योंकि नमक जो होता है वो बैक्टीरिया को खराब मार देता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। मतलब कुक्ड फूड नहीं डालना है उसके अंदर, आपको ग्रीन वेस्ट ही डालना है। तो ग्रीन पत्तियां, ग्रीन वेस्ट आप जब ये गोबर गैस प्लांट पे डालते हो तो और भी गैस बनता है, लगभग 3 गुना ज्यादा गैस बनता है। तो ये भी आप जानकारी के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी फ्यूचर में कुछ भी प्लांट करते या कुछ भी गोबर गैस का प्लांट का आइडिया करते, तो सिर्फ गोबर डालते रहना ऐसा नहीं। गोबर किस लिए डाल रहे, तो उसमें बैक्टीरिया है इसलिए। बैक्टीरिया कहाँ पर थे, गाय के पेट में। गाय के पेट में 24 घंटे के अंदर जो उसने घास खाई वो सेल्यूलोज था, बहुत हार्ड है डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसलिए गाय के पेट में गोबर बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है सेल्यूलोज को ग्लूकोज में, और वही बैक्टीरिया बाहर इजेक्ट होते हैं, बाहर पॉटी में उसमें गोबर में आ जाते हैं, और वही बैक्टीरिया का यूज हम कर रहे हैं। गोबर जो जो बैक्टीरिया है वो उसका ही फायदा लेना है, पर गैस बनता है ग्रीन वेस्ट से। तो ये भी एक सीक्रेट है इसकी कि गोबर गैस प्लांट जो है वो सबसे बेस्ट तरीके से चलाना हो तो किचन वेस्ट, ग्रीन वेस्ट, पत्तियां जो होती है, जो ग्रीन पत्तियां होती है खास करके, उसमें मीथेन गैस सबसे ज्यादा 3 गुना ज्यादा बनता है उसमें से। ठीक है ना। चलिए 1-2 और मिनट लेते, किसी को कोई शेयरिंग करना हो या किसी को कुछ पूछना हो तो। हिना बेन, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? कोई और भी जो भी अच्छा। हाँ, आपका म्यूट, दीदी आपका म्यूट आ रहा है। हाँ, आज मेरा घर खराब है। अच्छा, ठीक है। सेशन अच्छा लगा आपको, समझ में आ गया? आवाज नहीं चलती ठीक से इसलिए। अच्छा, रिकॉर्डिंग फिर से सुन लेना अगर ऐसा है तो। कट कट हो रहा है हाँ। शायद इसलिए, है ना। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग अभी नहीं, भी वो अपलोड पूरा कर। पूरा नहीं। हाँ, ठीक है। और कोई स्टूडेंट्स हम लोग क्लास में से कोई भी ज्वाइन करना चाहेगा, वो बताना चाहेगा कुछ भी आपको जो नया चीज अच्छी लगी या आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। क्लास में मैं एक प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे जिसको एक गोबर गैस प्लांट पूरा एक छोटा सा घर पे भी बना सकते हैं, ऐसा जो ड्रम के साथ हम लोग बना सकते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर वीरा भाई के साथ, और उसको हम करना चाहेंगे तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी करेंगे। बहुत सिंपल सा गोबर गैस प्लांट।
आपको मैं एक रिसर्च देता हूं, है ना, आप रिसर्च करके आइए और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझको हर एक जन एक पूरा विशेष उसमें से डिटेल्स में एक प्लान बना करके आइए कि इसमें से क्या क्या चीजें चाहिए और उसमें से क्या क्या आप कितना कॉस्ट में वो बन पाएगा, उसमें से आप थोड़ा सा रिसर्च कर लिए। जितने भी स्टूडेंट्स हम लोग अभी क्लास में बैठे हैं, है ना, यूट्यूब आपके पास ही है, आप यूट्यूब में एक बार देख लीजिए। सिंपल एक बात है, आप लिखोगे ड्रम बायोगैस प्लांट या ऐसे अंग्रेजी में लिखना हो तो, बाकी आप गोबर गैस प्लांट भी लिखोगे हिंदी में तो भी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। मुझको